Hello guys, welcome again in the series of lectures class 11 and 12 physics. In some last classes we discussed about Coulomb's law of electrostatics and its application also. We solved some problems and now we are now in position to explain about the interaction of the charged particles, actually point charged particles. When there is two or more than two charged particles, how they will interact means by which means the charged particle applies the force of another charged particle. What is the magnitude of that particular charged particle force and what is the direction of force? So we all have seen such kind of things in our previous lectures. We also solved some typical problems, some kinds of problems that we can expect in the competitive examination like the G and NEET. दोस्तों, today we are going to discuss a very important concept that is known as electric field. It is also related to the charge actually. So आज हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है और वह किस तरीके से काम करता है, उसमें किस किस तरह से प्रॉब्लम आएंगे. कुछ प्रॉब्लम्स जो कि कूलम्ब्स लॉ से डील किए जा सकते थे मैंने अभी रोक के रखा हुआ, इसलिए कि आप लोगों को आगे बताऊंगा. जब इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट हम लोग सीख जाएंगे तो उस तरीके से देखेंगे कि उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है. अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के डिस्कशन के बाद हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे. जो कॉन्सेप्ट तो छोटा सा है लेकिन एप्लीकेशन उसका बहुत वास्ट है, बहुत लार्ज है, और वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस. अभी तक हम लोग जो कूलम्ब्स लॉ में पढ़ते आ रहे थे वह पढ़ रहे थे दो पॉइंट चार्ज के बारे में. कूलम्ब्स लॉ ऑलवेज दो पॉइंट चार्ज के बारे में काम करता है. जब दो से ज्यादा भी चार्ज रहते हैं तो दो पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग काम करते हैं, बाद में सबका वेक्टर एडिशन कर देते हैं, तो उस तरीके से हम लोगों को फोर्स का वैल्यू निकल जाता है, नेट फोर्स निकल जाता है. अब जबकि आपसे कोई पूछे कि एक रॉड है, उस रॉड पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉन कंडक्टिंग रॉड पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. एरिया है जैसे प्लेन है, उस प्लेन पे चार्ज को दे दिया है. वॉल्यूम है, वॉल्यूम में चार्ज जो है वो होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो आपसे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछा जा सकता है कि चार्ज बताओ. यहाँ आप क्या करेंगे, जैसे सपोज कीजिए कि ये लाइन है, इस लाइन पे हमने चार्ज दे दिया और इससे एक्स डिस्टेंस पे बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताओ. तो कैसे बताएंगे हम लोग, सीखेंगे हम लोग आगे क्लास में. आइए सबसे पहले जिस कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम बात करेंगे उस कॉन्सेप्ट का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड को सीखने से पहले हम लोग बात करेंगे सिर्फ एक पर्टिकुलर क्वांटिटी फील्ड का, और उसी प्रॉपर्टी को जो प्रोड्यूस करेगा, अगर ये प्रॉपर्टी चार्ज के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा तो उसका नाम हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड दे देंगे. अभी जो हम लोग बात करेंगे वह बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का. सबसे पहले हम लोग एक लाइन में सीखेंगे कि फील्ड किसी के द्वारा, मास के द्वारा होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड की बात हम लोग बोलते हैं. चार्ज के द्वारा होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं. मूविंग चार्ज के द्वारा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी वहां आ जाता है. तो हम लोग बात करेंगे. अभी हम लोग जिस चीज के बारे में बात करें वो है फील्ड कि व्हाट इज फील्ड. अगर एक आपसे कोई पूछ दे कि एक आइडिया मुझे दीजिए कि फील्ड क्या है, तो क्या बताएंगे दोस्तों. किसी एक स्पेस के पर्टिकुलर रीजन के बारे में आप सोचिए. आप जहाँ बैठे हुए हैं, जिस रूम में बैठे हुए हैं, वहां पे एक रीजन के बारे में सोचिए. जैसे कि हम सपोज कीजिए हर एक चीज का तो कुछ न कुछ रेंज है. जैसे हम बोल रहे हैं तो बोलने की मेरी आवाज की ताकत कुछ दूर तक होगी, जहां तक आवाज जाएगी उसके बाद नहीं जाएगी. उसी तरीके से कुछ कुछ क्वांटिटी का एक नेचर है, एक प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी को वो शो करता है, ऑलवेज शो करता है. और वहां से हम ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल पर कैसे फोर्स लगाता है. तो
क्या करना है हमको? सबसे पहले फील्ड के बारे में जब सीखते हैं हम बोलते हैं कि फील्ड इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस एंड टाइम। टाइम को भी यहाँ रिलेट करना जरूरी है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि फील्ड कैन बी ट्रीटेड as the property of space। हाँ, स्पेस से रीजन ऑफ स्पेस लगा, ऑफ रीजन ऑफ space and time। रीजन ऑफ स्पेस का मतलब कुछ एरिया से। तो कूलम्स लॉ से जब हम लोग पढ़ते थे कि एक चार्ज Q है या दूसरे चार्ज Q2 पे फोर्स लगाते थे, हम लोग ये जानने की कोशिश नहीं करते थे कि ये चार्ज किस तरीके से लगा रहा है, एक्चुअली क्यों लगा रहा है, ये तो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन कैसे लगा रहा है, क्यों लगा रहा है, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू आंसर, बट हाउ वी कैन एक्सप्लेन इट, we have the methods to explain it कि how one charge particle is applying force on other charge particle, we can apply। so what happens कि जब एक रीजन की, स्पेस के रीजन की बात करते हैं, प्लीज नोट डाउन इट, तो अगर आप ये कर लिए होंगे तो क्या होता है कि इतना लिखने के बाद अब देखिए कि सपोज कीजिए कि ये एक रीजन है, आप इसको इस तरह से सोचना पड़ेगा फील्ड को समझने के लिए, तो इसके बीच में कुछ ना कुछ इफेक्ट किसी चीज का काम कर रहा है, किसी चीज का कुछ ना कुछ काम कर रहा है। इससे हम लोग बात करेंगे किसका, रीजन ऑफ स्पेस के बारे में बात करेंगे, रीजन ऑफ स्पेस के बारे में बात करेंगे, यही चीज है। अब इसके अंदर कुछ न कुछ है, इसके बाहर जो है वो पर्टिकुलर इफेक्ट काम नहीं कर रहा है, लेकिन इसके अंदर जो है वो पर्टिकुलर इफेक्ट काम कर रहा है। तो ये तो स्पेस की बात की है। डेफिनेशन में हम लोगों ने टाइम को भी रखा है। टाइम का मतलब क्या है? टाइम का मतलब यहाँ पे है कि सबसे पहले इसका इफेक्ट एक ही बार में ऐसा नहीं हो गया होगा, ये इस ढंग से आया होगा पहले, फिर इस रेंज में आया होगा, 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 इस तरीके से ये बढ़ते बढ़ते यहां तक आया होगा। तो जब यह रेंज की बात करता है तो प्रोपेगेट कर रहा होगा ना, तो जब यह प्रोपेगेट करता है तो किस रेट से करता है, यहां से तो उस रेट को हम लोग करते हैं R/C। यदि वो R डिस्टेंस तक है इफेक्ट काम कर रहा है तो C से, तो C क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो क्या है कि यह कुछ ना कुछ इसके अंदर में है, क्या है हम नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते हम लोग, उसको हम लोग एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। मतलब एक रीजन है, इस रीजन में कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ है। व्हाट इज दैट? वी डोंट नो व्हाट इज दैट। उससे क्या है कि इस रीजन में कुछ ना कुछ इफेक्ट काम करेगा। अब एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट दोनों ये बताता है कि ये जिस किसी चीज के कारण क्रिएट हुआ है, दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी हैज बीन क्रिएटेड बाय समथिंग, by which it has been created, it will affect that kind only। मतलब कि ये जिस किसी भी चीज से क्रिएट हुआ है या उसी चीज को इफेक्ट करेगा। जैसे आप अब समझिए क्लियर भाषा में कि यदि ये मास के द्वारा क्रिएट हुआ है तो इतना दूर के अंदर यदि कोई मास आएगा तो उसको इफेक्ट कर देगा।
अगर ये चार्ज पार्टिकल के द्वारा क्रिएट हुआ है तो ये उस चार्ज को इफेक्ट कर देगा। यदि ये मूविंग चार्ज के कारण यहाँ पे कुछ है तो वो मूविंग चार्ज के कारण जो कुछ भी क्रिएट हो रहा है मूविंग चार्ज को ही इफेक्ट करेगा। अगर मैग्नेट के कारण क्रिएटेड है तो मैग्नेट को इफेक्ट करेगा। मतलब इस ढंग से समझिए कि जिस किसी भी रीजन से यह क्रिएट हुआ है उस रीजन को जो क्रिएट किया है वो सेम नेचर के पार्टिकल को इफेक्ट करता है। मतलब इसको हम लिख सकते हैं यहां पे कि फील्ड अफेक्ट्स द सेम नेचर ऑफ थिंग्स by which it has been created। मतलब अगर ये सपोज कीजिए कि यहाँ पे कोई मास रखा हुआ है, ये मास के द्वारा क्रिएट हुआ है तो ये मास को इफेक्ट करेगा। अगर यहाँ पे कोई चार्ज है, ये चार्ज के द्वारा है तो चार्ज को ही क्रिएट करेगा। मतलब जिस किसी भी नेचर के कारण यह इफेक्ट में आया है वो उसी चीज को इफेक्ट करेगा। इतना समझना चाहिए, इसको नोट कीजिए। तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन करेंगे। A field is the property of space and time। A charge create something around itself in a particular region of space due to which it applies force on other charge placed within that region। ये आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं कि चार पार्टिकल अपने चारों तरफ कुछ न कुछ क्रिएट करेगा। क्या क्रिएट करेगा आप कुछ नहीं जानते, उसको समथिंग बोलते हैं। जो चीज क्रिएट करेगा उसी को हम करते हैं द रीजन
due to which the charge applies force on other charge in that region is termed as इलेक्ट्रिक फील्ड। इस दो पॉइंट को नोट कीजिएगा, ये एक्सप्लेन मैं कर चुका हूं। क्या है कि चार्ज पार्टिकल अपने चारों तरफ कुछ न कुछ क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है हम नहीं जानते, जिससे कि वह दूसरे चार्ज पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई कर देता है। जिस किसी भी कारण से वह दूसरे चार्ज पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई करता है, उसी रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं। कहने का मतलब है कि एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल पे 2 स्टेप्स में फोर्स लगाता है। 2 स्टेप्स क्या है कि इन द फर्स्ट स्टेप अ चार्ज पार्टिकल क्रिएट समथिंग अराउंड इट, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इन द नेक्स्ट स्टेप ड्यू टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई फोर्स ऑन दैट चार्ज पार्टिकल। ठीक है, इसको नोट कीजिए। चौथा पॉइंट लिखिए, field takes time to get propagated in the region if distance r, range of propagation, range of field, then it takes time as t equals to r by c। c क्या है? वेलोसिटी और स्पीड ऑफ लाइट। 5वां, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। 6, so application of force by charge takes place in 2 steps। पहला, field is created by the charge। दूसरा, force is applied on another charge। या इसको ऐसे समझिए, अप्लाई और
other charge in region except the charge that has created it। मतलब देखिए अदर चार्ज और दैट हैज क्रिएटेड इट, मतलब जो चार्ज क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को खुद पे फोर्स नहीं लगा करके, जितना दूर में उसका फील्ड है उस दूरी में अगर कोई दूसरा चार्ज, तीसरा चार्ज, चौथा चार्ज, कोई भी चार्ज पार्टिकल आएगा तो उस पर वो फोर्स अप्लाई कर देगा, खुद पे अप्लाई नहीं करेगा। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये टाइम लेता है प्रोपेगेट करने में। अगर r डिस्टेंस तक जाएगा तो टाइम कितना लेगा, r/c। यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब है ये कि ये कोई चार्ज पार्टिकल हम Q कंसीडर कर लेते हैं, या Q क्या करेगा, अपने चारों तरफ, ये है रीजन ऑफ स्पेस, रीजन ऑफ स्पेस, यह चार्ज पार्टिकल अपने चारों तरफ कुछ न कुछ क्रिएट कर दिया है। ये क्या क्रिएट किया है ये हम नहीं जानते हैं, ये चारों तरफ कुछ न कुछ क्रिएट किया है, क्या किया हम नहीं जानते हैं, लेकिन उसका नाम हम लोग देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये समझते हैं कि ये जो कुछ भी क्रिएट किया है उसके चलते कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल Q यदि यहाँ हो तो यह इस पे फोर्स लगा देगा। पॉजिटिव चार्ज होगा तो रिपेल करेगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर कोई चार्ज यहाँ है, कोई चार्ज यहाँ है, तो इस पे यह फोर्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इट इज बियॉन्ड द पेरिफेरी, बियॉन्ड द पेरिफेरी ऑफ द फील्ड, तो ये नहीं होगा, इस चार्ज पे होगा। अब डिफाइन कैसे करते हैं कि मैथमेटिकली magnitude of electric field is found by force per unit charge। Means if a charge experiences Q experiences force F, then इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिनोटेड बाय D। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की यदि हम बात करेंगे तो ये क्या होगा, फोर्स बाई चार्ज। मीन्स चार्ज तो F बाय Q। अब डायरेक्शन की बात करते हैं, क्या है, ये पहला मैग्नीट्यूड था, दूसरा क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात क्या है कि आपको कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड के पर्टिकुलर रीजन में कहीं पर भी यदि फील्ड निकालना हो तो वहां पे एक टेस्ट चार्ज, जैसे Q लिया हम लोगों ने, इसको Q0 बोले थे, अगर बोल दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, Q0 तो ये भी हो जाएगा Q0। तो एक पॉजिटिव चार्ज को आप फिक्स कर दीजिए, टेस्ट चार्ज को,
उस पॉजिटिव चार्ज पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होगा। निगेटिव चार्ज को हम लोग नहीं लेंगे। रेफरेंस है कि ए टेस्ट पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट वेयर वी वांट टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। If the positive charge experiences force in a particular direction, that particular direction will be the direction of the electric field। ये हम लोग को पता करना है। मतलब यदि किसी पॉइंट पर, इस पॉइंट पे बोल रहा है, इस पॉइंट पे आप सपोज कीजिए पॉजिटिव चार्ज रख देंगे तो कैसा फोर्स लगेगा, जिस डायरेक्शन में उस पे फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। मतलब क्या है, इफ वी प्लेस a test positive charge in at the point where we want to find direction of electric field, then the direction of force experienced by that positive charge, positive test charge gives direction of EF। मतलब क्या है कि यदि आपको इस पॉइंट पे बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, सपोज करो इस पॉइंट पे हम पॉजिटिव चार्ज क्यू रख दिए, और जब ये पॉजिटिव चार्ज क्यू रख देंगे तो क्या करेगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा। तो जब इस डायरेक्शन में लगाएगा तो यही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर बात करते हैं। नोट कर लिए होंगे आप लोग। तो इसको ऐसे समझिए, आप एक एग्जांपल से देखते हैं। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। मतलब क्या है कि कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a point charge plus q at a distance of r। ये क्वेश्चन बोलता है क्या करेंगे, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होता है जी, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, फोर्स। फोर्स को कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग के पास कूलम्ब्स लॉ है। कूलम्ब्स लॉ से हम लोग फोर्स को कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करेंगे,
मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज Q है, यहाँ से R डिस्टेंस पे हमको फील्ड निकालना है। यहाँ पे एक चार्ज हम रख देंगे Q0, इसको हम बोल देंगे टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो जाएगा फोर्स, यहां से फोर्स कितना हो जाएगा जी, 1/4πε0 Q0/r², ये फोर्स का वैल्यू है। और Q, तो Q की जगह पे क्या आएगा, ये Q0, तो Q0 गायब हो जाएगा यहाँ से। तो क्या होगा, E का वैल्यू 1/4πε Q/r²। देखिए अंतर कितना है कि जब आप कूलम्स लॉ से फोर्स निकालते थे तो वैल्यू क्या आता था, E = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और यहाँ पे क्या आ रहा है, Q/r², क्योंकि फोर्स पर यूनिट चार्ज की बात करता है। फोर्स पर यूनिट चार्ज, न्यूटन पर कूलम। ये कितना होगा, न्यूटन पर कूलम, ये इसकी वैल्यू होगी। अब यहां से जब हम दूसरा चार्ज लेंगे, देखिए दूसरा चार्ज R डिस्टेंस पे लेंगे, उसका भी वैल्यू यही होगा। कितना, यहां भी लेंगे तो यही होगा, यहां भी लेंगे तो यही होगा, यहां भी लेंगे, ये सब R है जी। R डिस्टेंस पे लेंगे तो कहीं पर भी लेंगे R डिस्टेंस पे तो यही होगा। अब इसका डायरेक्शन निकालना, कैसे निकालेंगे, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको किधर रिपेल करेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। यही डायरेक्शन इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। तो इसको इस रीजन में है, कहीं पे कोई टेस्ट चार्ज, यहां रखिए, यहां रखिए, किसी भी पॉइंट पे यदि हम टेस्ट चार्ज रखेंगे, कोई भी चार्ज को सपोज करेंगे डायरेक्शन के, क्या करेगा, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। मैग्नीट्यूड इतना है, डायरेक्शन क्या होगा, इन आउटवर्ड डायरेक्शन होगा ना। अब इस दोनों का जब आप कंबाइन कर दीजिएगा तो आपका फोर्स निकल जाएगा। यही तरीका है निकालने का। अब जब 2 पॉइंट चार्ज देगा, 2 पॉइंट चार्ज के लिए आप कूलम्स लॉ को यूज करना जानते हैं, तो कूलम्स लॉ से क्या करेंगे, हम लोग फोर्स को निकाल लेंगे, और फोर्स को निकाल करके चार्ज से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, जहां पे निकालना है वहां से हमको क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। लेकिन अब जब आपको बोला जाएगा कि एक रॉड है, इस रॉड के कारण R डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, और इस रॉड पे जो चार्ज है वो Q दे दिया है। बोलेगा कि ये बोर्ड है, ये 2 डायमेंशनल है, इस पे हर जगह चार्ज को प्लेस कर दिया है, बोलेगा इससे R डिस्टेंस पे फील्ड कहाँ है। तो उस केस में क्या है कि उस केस में हम लोगों को पॉइंट चार्ज नहीं है, वो चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी बॉडी पे, कहीं एक जगह पे चार्ज नहीं है पॉइंट चार्ज। तो उस कॉन्सेप्ट को किस तरह से किया जाता है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस पढ़ने के बाद हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स इस पे सॉल्व करेंगे कि इलेक्ट्रिक। अब आपको जो हम बताए थे, ये कुछ प्रॉब्लम हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे उसके बाद करेंगे, इसीलिए क्योंकि इस एक्सप्रेशन में देख रहे हैं, यह एक्सप्रेशन और कूलम्स लॉ से जो हम लोग फोर्स निकालते हैं उसका एक्सप्रेशन में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है, सिर्फ एक चार्ज पार्टिकल से डिवाइड किया गया है, वो कंप्लीट फोर्स था। और उसी फोर्स को पर यूनिट चार्ज जब हम बोलते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकल जाता है। और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं कि जिस किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन निकालना है, उस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज को प्लेस करते हैं और देखते हैं उस पॉजिटिव चार्ज पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। जिस डायरेक्शन में उस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स एक्सपीरियंस होगा, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वो डायरेक्शन होगा। थैंक यू। तो मिलते हैं अगले क्लास में कुछ प्रॉब्लम्स के साथ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। तक स्टे सेफ। थैंक यू। यू आर लर्निंग फ्रॉम, I think you are getting some good views, good point, good concepts. Thank you very much.